वंदे मातरम बच्चों। आज हम भारतीयों के लिए इस पावन दिन के लिए, आज भारत के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले रक्षाबंधन का पूरी तरह से एंजॉय करिए आप लोग। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और इस शुभकामनाओं के साथ मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूं, भारत की संस्कृति, भारत का विरासत। और ये आज ही के दिन ये टॉपिक शुरू हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि संस्कृति में हमारा रक्षाबंधन भी है और संस्कृति की बात मैं आज करूंगा आपसे। तो सबसे पहले हम बिना समय को बर्बाद किए इस टॉपिक पे आते हैं, भारत की विरासत। भारत के बारे में एक चर्चा है विष्णु पुराण में कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो स्थान है, उस स्थान को उसका नाम है भारत खंड, भारत भूमि, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। इस प्रकार इनके बहुत सारे नाम हैं, आर्यावर्त। और इसके साथ साथ यहाँ के जो निवासी हैं उनको भारतीय कहा गया है। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि भारत का नाम इस प्रकार बहुत सारे हैं। अब इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा भारत जो है, चूंकि आज हम भारत की विरासत की बात करेंगे, तो सबसे पहले इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि हमारा भारत जो है कहाँ पर अवस्थित है। हालांकि ये बहुत सारे विषयों में इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आपको समझाने के क्रम में हम थोड़ा सा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारत की अवस्थिति, ऐसा कहा गया है कि भारत उत्तर के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि भारत उत्तर के पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार अवस्थित है। अब देखो, ये जो रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहते हैं, या फिर 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। इसको विषुव रेखा भी नाम है, इसका भूमध्य रेखा भी नाम है, बहुत सारे नाम है इनके। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने का प्रयास किए हैं, है ना, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। ये आपको ज्योग्राफी कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो इस तरह से ये जो 0 डिग्री अंश है या फिर 0 डिग्री इक्वेटर जो है, यह पृथ्वी को, जो एक काल्पनिक रेखा है, यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये 0 डिग्री इक्वेटर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण। अब दूसरी बात यह है कि एक रेखा है और ये रेखा जो है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। अब एक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, या फिर लॉन्गिट्यूड कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये पश्चिम और पूर्व में बांटती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाइन है ना, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पश्चिम और पूर्व में। ये लाइन ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरी है, जो ज्योग्राफी मेरा अगला पहले इसके पार्ट जो हम पढ़ाए हैं उसमें इसके बारे में हम चर्चा की है, आप देख लीजिएगा, वहां से गुजरी, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब यहाँ पर इससे, अब देखो यहाँ पर हमारा इंडिया अवस्थित है। अब इससे इंडिया अवस्थित है, ये तो देख लीजिए कि ये देखो, इंडिया एक तरफ इस लाइन से उत्तर में है तो उत्तर में हो गया, और इस लाइन से पूरब में है तो ये पूरब में हो गया। मतलब इस लाइन से इधर ये इंडिया पूरब हो गया, और इस लाइन से ये इंडिया इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। इस लाइन का नाम क्या है, इसको प्रधान यामी-उत्तर रेखा भी कहते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी जो है एक अंशांशीय रेखा है, जो इस पृथ्वी को टच करती है 8 डिग्री 4 मिनट पर। तो इसलिए पृथ्वी का दक्षिणी भाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इसके सबसे उत्तरी क्षेत्र, सबसे उच्चतम शीर्ष को, जो 68 डिग्री 7 मिनट पे टच करती है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का मतलब उत्तरी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तक है। कहीं कहीं 6 मिनट से भी शुरू किया गया है, 6 डिग्री से भी शुरू किया गया है। तो वो इसका जो है अंडमान निकोबार तट से लेकर के आ गया, उस ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ भारत की अवस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया, है ना। तो पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तक है। ये कहा है, उत्तर में है। एक बात तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है कि ये पूरब में इसका विस्तार क्या है। तो पूरब में इसका विस्तार, जो यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के कच्छ से लेकर यहां तक इसका विस्तार जो है इंडिया का, तो ये है आपका, यहां पर है आपका, नहीं, यहां पर ये मैंने थोड़ा गलत बता दिए हैं। यहां पर होगा 37 डिग्री 6 मिनट, और यहां पर जो इसका विस्तार है
आपका इंडिया के, तो इसका पूरी विस्तार जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इसका 97 डिग्री 25 मिनट तक अवस्थित है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत का विस्तार, उत्तरी विस्तार इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और इसका पूर्वी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके साथ हम ये चलेंगे, इससे ये पता चलता है कि हमारा भारत की स्थिति ऐसे है। अब इसके साथ हम ये बताना चाहें कि भारत में, चूंकि भारत हम लोग का सब प्राचीन देशों में से एक देश है, इसकी जो इतिहास है वह भी प्राचीनतम इतिहासों में से इसकी इतिहास एक रही है। तो भारत का जो पहला विस्तार था यह बहुत बड़ा था, लेकिन अब समय के साथ इनका परिवर्तन हुआ और इससे बहुत सारे देश निकल गए, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा बाद में, अब यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है। तो इस तरह से भारत का अभी ये वर्तमान अवस्थिति ये है, वर्तमान विस्तार भी ये है। इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में भारत 7वां स्थान रखता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक रुक सच भारत, रुक सच ब्राजील, ये एक याद करने का तरीका है। रूस से हो गया रूप, रूस से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, स से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, और च से हो गया चीन। उसके बाद ब्रा से हो गया ब्राजील, और जब ब्राजील हम बोलते हैं तो आ आता है ब्रा, है ना, तो व्यंजन आ जाता है, तो आ स्वर जो आ आता है ना, तो आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ अंत में क्या है हमारा इंडिया, यानी भारत। इस प्रकार हम देखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 6, और ये हो गया 7। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 32 87 2 63, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका है, और उसका लगभग 1.70 है ना करोड़, है ना, वर्ग किलोमीटर है इसका, रूस का। तो एक में इस प्रकार भारत की क्षेत्रफल को हम देखते हैं पूरे विश्व के स्तर पे, तो जहां प्रथम नंबर पे रूस आता है, वहीं पर 7वें नंबर में भारत आता है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 32,87,263। मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लेंगे हम लोग, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रखता है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट इसके विरासत और संस्कृति पे। अब तो ये तो हम जान गए भारत की स्थिति जान गए पूरे विश्व में, इसका क्षेत्रफल जान गए, इसका स्थान जान गए, ये बात हो गया क्लियर। अब इसके डायरेक्ट हम संस्कृति पर आते हैं। अब संस्कृति के बारे में जहां तक हम बात करेंगे, भारत की संस्कृति के बारे में, तो संस्कृति का अर्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृति का अर्थ होता है, पहले हम एक बात, इससे पहले एक बार और कर ले बात हम, संस्कृति का अर्थ होता है जीवन जीने की कला। अब जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला है कि हमारे देश में या समाज में समय समय पर बने विभिन्न संयोग, है ना, के फलस्वरूप हमारे जीवन में परिवर्तन आते गए हैं, और यह परिवर्तन समय के साथ बदलता गया। जब जब यह परिवर्तन बदला, हमारे कर्म भी बदले, हमारे आचार व्यवहार भी बदले, और इस प्रकार एक समय ऐसा आया जो हमारे आदत में ये पूरी तरह से, हमारे आदत में यह पूरी तरह से स्थापित हो गया, मतलब हम लोग उसको अपना लिए, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए हम लोग, और यही हमारा संस्कृति बन गया। एक उदाहरण देते हैं, शायद आप इसको पूरी तरह समझ जाएंगे। कभी न कभी ऐसा तो हुआ होगा कि मनुष्य, हम जानते हैं कि मनुष्य का विकास कहां से प्रारंभ हुआ, तो कभी न कभी तो ऐसा हुआ होगा कि मनुष्य
सबसे पहले जल को नहीं पिया होगा, उनको प्यास लगी होगी, बहुत सारे पदार्थों को, वस्तुओं को इसके अपनी प्यास बुझाने के लिए उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि प्यास जल से बुझती है। लेकिन जब बहुत तरफ उसको आई होगी, बहुत जगह इधर उधर घुमा होगा और उसे उसकी प्यास नहीं बुझी होगी, अंत में जल को लिया, ग्रहण किया होगा, मतलब अपनाया हुआ जल को पिया होगा और इससे उसकी प्यास बुझी होगी, तो उसको यह एहसास हुआ होगा कि जल अगर नहीं होता तो हमारी स्थिति क्या होती, और इस प्रकार जल के महत्व को वह समझा होगा। जब जल के महत्व को समझा होगा किसी मनुष्य ने, तो पहला यह काम किया होगा और उसकी बुद्धि इसमें उसकी सहायता की होगी। अब इसके साथ साथ सभी लोगों ने ऐसा किया होगा, उसके साथ जो रह रहे होंगे, और इस प्रकार सभी ने यह माना, सभी के दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जल का क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है मानव जीवन में, और इस प्रकार जल को माता मानकर उनकी पूजा करने लगा होगा। तो यहां से संस्कृति की शुरुआत होती है, यहीं से कि उनके मन में समय के अनुसार, बदलते हुए समय में उनके मन में यह विचार आया होगा, उनको प्यास लगी होगी, और यह ऐसा उनके परिवेश में एक संजोग आया होगी, ये संजोग कहलाया कि उसको प्यास लगी होगी। समय के परिवर्तन में यह संजोग आया होगा कि उसको प्यास लगी होगी, और यह संजोग बना, जब प्यास लगी तो उन्होंने उनको प्यास बुझाने के लिए उनके पास खोजा, है ना, और उनके पास यह विचार आया होगा कि पानी को जब उन्होंने अपनाया तो फिर बाद में वो कर्म बन गए और काम किया पीने का। जब पीने का काम किया तो बाद में उनकी प्यास बुझी, और जब प्यास बुझी तो पानी के महत्व उनको समझ में आया। जब पानी का महत्व समझ में आया तो उन्होंने समझा कि पानी अगर नहीं होता तो हम तो प्यासे मर जाते, और जब प्यासे मरने की बात आई तो उन्होंने लगा कि अगर पानी मेरे लिए जीवनदायिनी है, और जब पानी को जीवनदायिनी माना तो क्या क्या, अंत में उनको लगा कि इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, यही हमारी संस्कृति बन गई। तो इस प्रकार आज जो भी हम पूजा कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ जितने भी रीति रिवाज है, कर्म कांड है ना, जो हमारे आचरण में प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, चाहे वह कोई पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ पूजा हो, है ना, आप अभी रक्षाबंधन को देख रहे हैं, और इस तरह से हम सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, गंगा माँ की पूजा करते हैं। तो जो भी करें ये हमारा कल्चर हो गया है ना, यही हमारी संस्कृति बन गई। चलो, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है विविधताएं, है ना, कि भारत में वैविध्यपूर्ण विरासत, एक तो वैविध्यपूर्ण विरासत क्या है, मतलब विविधताओं से भरा हुआ है विरासत। यहाँ इसका कारण क्या है, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। भारत, हम जानते हैं कि हमारा भारत देखने में बहुत ही खूबसूरत है, यहां पर शांति बहुत है, यहां पर शांति के साथ अहिंसा है, यहाँ के लोग जियो और जीने दो पर काम करते हैं, यहाँ के लोग अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं पर काम करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमसे किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करने का प्रयास करेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं उसको। उदाहरण पाकिस्तान है हमारा, उदाहरण चीन है हमारा। तो इस तरह से इंडिया में शांति है। अगर शांति नहीं होती तो मदर टेरेसा अदर देश से हमारे देश में आकर यहाँ शांति में, मतलब शांति के लिए यहाँ पर रहती नहीं। इसके एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में ही शांति है, और यहाँ पर अहिंसा है, यहाँ पर सद्भाव है, सबके बारे में, है ना, समान विचार है यहाँ पर। इसीलिए इंडिया में तो कहा गया है कि यहाँ पर विविध धर्म के लोग रहते हैं, विविध जाति के लोग रहते हैं, यहाँ की यही खूबसूरती है ना। और इस खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, यही हमारी विरासत है। और इसका कारण कहां से चला? इसका कारण चला कि भारत में प्राकृतिक जो है विविधताओं से भरा हुआ है। हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है ना, और इसके पश्चिम में विशाल रेगिस्तान है, उत्तर में विशाल मैदान है, इसके दक्षिण में पठार है, यहाँ पर द्वीप है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है। तो यहाँ पर पश्चिम से, ये पश्चिम और ये पूर्व में तटीय क्षेत्र है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत जो है, यहाँ की प्राकृतिक दृश्य भी भारत को बहुत ही खूबसूरती प्रदान करता है, इसकी सुंदरता को बढ़ाता है, इसकी सुंदरता को सुशोभित करता है। एक कारण तो ये हो गया, और अपनी प्राकृतिक विविधताओं के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, और ये सभी अपने अपने काम करते हैं। अब सवाल ये है कि इससे क्या प्रभाव पड़ा है? सर, प्रभाव पड़ा है इन्हीं के लिए, यहाँ की प्राकृतिक परिवेश के कारण यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ का उत्पादन होता है, जैसे मसाले, लाल चंदन, है ना,
बहुत सारे, तो इसके कारण विदेशी यहाँ पर आने का प्रयास क्यों किए? बहुत सारे विदेशी भारत यहाँ के भारत के विविध प्राकृतिक विविधताओं ने जो उनको आकर्षित किया, यहाँ के मसाले ने, यहाँ के व्यापार ने, यहाँ की ये सारी उनको आकर्षित किया और आने पे लोग मजबूर हुए। तो बहुत सारे विदेशी भारत में आए, जैसे हमारा है ना यूनान, शक, हुन, आर्ज, है ना आपका ईरान, अरबी, है ना अंग्रेज, डच, फ्रांस, इस तरह से बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे अफगानिस्तान अफगानी लोग आए और मुगल भी आए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और आने के बाद कुषाण, इस तरह बहुत सारे लोग आए और आने के बाद क्या हुआ, वे सारे आए तो अपना कल्चर को तो साथ में लेकर आए, अपने कल्चर को साथ में लेकर आए और हमारे कल्चर भी हमारे पास थे। अब दोनों के कल्चर आपस में आदान प्रदान हुए और आदान प्रदान होने के बाद क्या हुआ, ये कल्चर आपस में मिल गया और मिलने के बाद क्या हुआ, समय समय के बाद एक नए नए कल्चर ने जन्म लिया और इस तरह से भारत विविध कल्चरों से भरा पड़ा है, विविध विरासतों से भरा पड़ा है और ये हमें देखने के लिए भारत में मिलता है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत है ना विविध, है ना, भारत की विविधताएं अनेक हैं, भारत के कल्चर्स जो हैं यह विविधताओं से भरा हुआ है ना, और यहाँ की परंपराएं, यहाँ की विरासत विविधताओं से भरा पड़ा है और यही भारत की खूबसूरती है, यहाँ की प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ है, यही भारत की खूबसूरती है। चलो अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात है भारत की विरासत, विरासत का अर्थ क्या होता है? विरासत का अर्थ होता है कि हमें हमारे पूर्वजों से मिली हुई अमूल्य भेंट, मतलब हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया है ना, और यह इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मोल ही नहीं हो सकता है, इसका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है, और जो हमें हमारे पास आज है ना, यही तो हमारी भारत की विरासत है। और इस विरासत को बनाने में विभिन्न विदेशियों ने बहुत सहयोग किया है, जो लोग आए, अभी मैंने इसके पहले आपके पास वर्णन किया था। तो इस तरह भारत की विरासत है और भारत की विरासत में बहुत सारे आयाम हैं जो हम आगे आके आपकी चर्चा करेंगे। अब विरासत को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राकृतिक विरासत, दूसरा है मानव निर्मित विरासत या सांस्कृतिक विरासत। तो प्राकृतिक विरासत पर हम चर्चा करेंगे।